प्यारे बच्चों, नए सेशन 2026-27 के सैम्पल पेपर भी जारी हो चुके हैं। आज की वीडियो में हम क्लास 8th हिंदी का पेपर देखेंगे, समझेंगे किस पैटर्न में आ रहा है, आपको इसे कैसे सॉल्व करना है। तो जो भी हमारा सिलेबस बदला हुआ है, बदले के अकॉर्डिंग हम देखेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो भी लाइक कर लो, अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियोज़ मिलती रहेगी। और हमें कमेंट में बताइएगा कि आपको और किस सब्जेक्ट का पेपर चाहिए। पेपर आपको 60 नंबर का होगा, 2.5 घंटे का होगा। और यहाँ पे सबसे पहला जो प्रश्न हमारे पास है वो है अपठित गद्यांश। एक पैसेज आएगा, उससे आपको क्वेश्चन छांटने हैं। तो आइए हम पूरा पैसेज एक बार देख लेते हैं। तो ये पेपर है, पैसेज है, तो इस आपको गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है। क्या यह संभव है कि भला कोई जंगल में घंटा भर घूमे और फिर भी उसे कोई विशेष चीज़ न दिखे? मुझे जिसे कुछ दिखाई नहीं देता, सैकड़ों रोचक चीज़ें मिलती हैं जिन्हें मैं छूकर पहचान लेती हूँ। क्योंकि लेखिका देख नहीं पाती है, इसलिए वो चीज़ों को देख करके ही पहचानती है। मैं भोजपत्र के पेड़ की चिकनी छाल और चीड़ की खुरदरी छाल को स्पर्श से पहचान लेती हूँ, छू कर के पहचान लेती हूँ। मुझे फूलों की पंखुड़ियों की मखमली सतह छूने और उनकी घुमावदार बनावट महसूस करने में अपार आनंद आता है। इस दौरान मुझे प्रकृति के जादू का कुछ एहसास होता है। कभी जब मैं खुशनसीब होती हूँ तो टहनी पर हाथ रखते ही किसी चिड़िया के मधुर स्वर कानों में गूंजने लगते हैं। तो एक छोटा सा पैसेज है। आपने देखा कि कोई लेखिका है जिसे दिखाई नहीं देता, फिर भी वो चीज़ों को ऑब्जर्व करती है, देखती है, समझती है और पहचान लेती है। अब इससे रिलेटेड आपको MCQ आएंगे, कुछ आपको लिखने पड़ेंगे ना। तो पहला प्रश्न है कि गद्यांश के अनुसार लेखिका प्रकृति की सुंदरता को छूकर महसूस करती थी। छूकर महसूस करती थी, क्यों? क्योंकि वह बोल नहीं सकती थी, गलत है। सुन नहीं सकती थी, गलत है। चल नहीं सकती थी, गलत है। वो देख नहीं सकती थी। तो आपने क्या लिखना है? सिर्फ पहले का ग ऑप्शन लिख देना है, और देख नहीं सकती है पूरा लिखोगे, आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। ये सारे नहीं लिखने, है ना। कई बच्चे करते हैं कि 4 ऑप्शन लिख दिए और इसको टिक कर दिया। आपने सीधा ग लिखना है और आंसर लिख देना है। दूसरा है, गद्यांश के अनुसार लेखिका को डैश में विशेष रुचि थी। किस में? तो लेखिका को किस में रुचि थी? प्रकृति में, है ना। संगीत, नृत्य, जादू नहीं, बल्कि प्रकृति में उन्हें रुचि थी। अब 2 प्रश्न हमारे पास रिटन वाले आएंगे। ये रहेंगे, पहला प्रश्न 1 नंबर का, दूसरा 2 नंबर का। इन्हें आपको क्या करना है? सॉल्व करना है। जैसे गद्यांश के अनुसार लेखिका विभिन्न पेड़ों में अंतर कैसे पहचान लेती थी, कैसे पहचान पाती थी? तो आप यही लिखेंगे, गद्यांश के अनुसार लेखिका विभिन्न पेड़ों में अंतर पहचान लेती थी छू करके। लेखिका की आंखें नहीं थी, फिर वह पेड़ों को छू करके मुलायम पेड़, खुरदरा पेड़ दोनों में अंतर पहचान लेती थी। पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। अगला चौथा है, गद्यांश के अनुसार लेखिका फूलों और टहनियों के माध्यम से क्या अनुभव करती थी? तो फूलों और टहनियों से वो किसी के खुरदरा, किसी का मुलायमपन, है ना, तो उनके एहसास को वो समझ लेती थी। कौन सा खुरदरा है, कौन सा मुलायम है, उनके रंग रूप का भी वो पता लगा लेती थी। तो पूरा आप इसे बना करके लिख लेंगे। अगला जो प्रश्न है वो हमारे पास एक कविता है, और इस कविता को आपको पढ़ना है, फिर इसका आंसर देने हैं। आओ हम बादल बन जाएं, गर्मी बहुत ताप रही धरती, हम इससे ऊपर उठ जाएं। वह गर्मी से परेशान हो रहे हैं, तो कह रहे कि हम क्या करें? बादल बन जाएं। आसमान में सैर करें, फिर तरह तरह के रूप बनाएं, और आसमान में हम घूमें, सैर करें, और अलग अलग तरह के कई प्रकार के हम रूप बनाएंगे। उमड़ चले हम धीरे धीरे, और धीरे धीरे हम उमड़ेंगे आसमान में, कजरारे बनकर छा जाएं। कजरारे यानी कि काले, तो काले काले बादल हम बन जाएंगे। चलो साथियों, गरज गरज कर बिजली भी
चमचम चमकाएं तो हम गरजेंगे, बिजली चमकेगी, है ना। तो यहाँ पे बादल अपनी बता रहे हैं। पहले बूंदे बरसाएंगे फिर मूसलाधार बहाएं। पहले हम छोटी छोटी बूंदे, फिर हम मूसलाधार बारिश करेंगे। बरस बरस कर थक गए तो झट पुरवैया हवा चलाएंगे। अगर हम बरस करके थक जाएं तो पुरवैया जो पुरवाई है वो हवा चलाएंगे। उतर आएंगे धरती पर तब सावन के हम गीत सुनेंगे, और फिर हम धरती पर उतर आएंगे और सावन के महीने के गीत गाएंगे, है ना। तो ये बहुत ही रोचक कविता है। अब क्वेश्चन है इसकी। पहला है, काव्यांश के अनुसार कवि किससे बचने के लिए बादल बनना चाहता है? तो किससे बचने के लिए? गर्मी से बचने के लिए। आपका ग ऑप्शन, आपका सिर्फ आपने ग ऑप्शन लिख देना है। अगला है कि कजरारे बनकर छा जाएं पंक्ति से बादलों की कौन सी विशेषता प्रकट होती है? तो कजरारे बनकर यानी कि काला बनकर, काला रंग कौन है? विशेषता काला। आगे देखो, काव्यांश के अनुसार बादलों का रंग आकार कैसा होता है? बादलों का आकार कैसा होता है? तो बादल जो है कई प्रकार के, उन्होंने कहा हम अलग अलग रूप बनाएंगे, है ना। तो कैसा है उनका आकार? अलग अलग, कभी वो गोल बन जाते हैं, कभी वो लंबे बन जाएंगे, कभी वो काले बन जाएंगे। तो उनका आकार जो कई प्रकार का होता है। आप इसका आंसर ऐसे लिखेंगे। अगला है, काव्यांश के अनुसार कवि बादल बनकर क्या क्या करना चाहता है? तो बादल बनकर वो बरसना चाहता है, चमकना चाहता है, उमड़ घुमड़ करके आसमान में चलना चाहता है। इस तरह से आप और भी कुछ लिख सकते हैं जो आसमान में बादल करना चाहते हैं। अब यहाँ पे ग्रामर से कुछ क्वेश्चंस हैं। तो ग्रामर में आपको क्या करना है, यहाँ पे एक कॉलम ये दिया है, एक कॉलम ये दिया है ना। तो दो स्तंभ दिए, आपने मिलान करनी है। जातिवाचक संज्ञा, तो इनमें जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? तो देखो, जाति कौन सी है? गांव जाति है। व्यक्तिवाचक गंगा व्यक्तिवाचक है, और भाववाचक आपका बचपन। बस आपको इस तरह से मिलाना है, पूरे 3 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे। वीडियो लाइक करनी है, कम से कम 500,000 लाइक चाहिए। अब देखते हैं कि आप लोग कितना लाइक पूरा करते हैं हमारे टारगेट, और कितने लोगों को शेयर करते हैं। आगे देखो, चौथा है, पेपर को समझिए आप कि आपको पेपर में करना क्या है। बाकी आप हमारी वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको करना कैसे है, ठीक है। तो यहाँ पे देखा, खाना खाकर नीचे जाकर सो गए। अब यहाँ पे जो ब्लैंक है उसमें आपको सर्वनाम शब्द लिखना है। तो क्या आएगा? यहाँ पे आएगा हम खाना खाकर नीचे जाकर सो गए। माँ खिलखिलाकर हंस पड़ी, इसमें आपको विशेषण पहचाननी है। तो विशेषण कौन सा है? क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण यानी कि जो क्रिया की भी विशेषता बताएं। हंसना क्रिया हो गई, और खिलखिलाकर आपका क्रिया विशेषण हो गया, ठीक है। आगे देखो, अगला है निंदा शब्द का विलोम बताना आपने। तो निंदा यानी कि किसी की बुराई करना, इसका उल्टा हो गया प्रशंसा, ठीक है, प्रशंसा हो गई। उसके बाद देखो, उसने टोकरी भर मिट्टी ली, टोकरी मिट्टी से भर ली। अब आपको क्या करना है? रेखांकित शब्द का वचन बदलना है। तो टोकरी एक वचन है, आप लिख देंगे टोकरियाँ, टोकरियाँ। ये टोकरी एक वचन है, टोकरियाँ बहुवचन है। आँख का तारा होना मुहावरे का अर्थ। तो आँख का तारा होना मुहावरे का अर्थ है बहुत प्यारा होना, बहुत प्यारा होना। सुपंथ शब्द में उपसर्ग आपको पहचानना है। उपसर्ग शब्द के आगे लगता है, तो आप लिखेंगे सु प्लस पंथ। अब पंथ आपका मूल शब्द होगा, सु आपका क्या है? उपसर्ग है, तो आपने सु लिख देना है। राष्ट्रीय शब्द में प्रत्यय छाटेंगे, तो प्रत्यय लगता है शब्द के बाद में। अब यहाँ पे मूल शब्द है आपका राष्ट्र, इसमें प्रत्यय जुड़ गया ईय, तो बन गया राष्ट्रीय। तो प्रत्यय क्या है आपका? ईय प्रत्यय। ग्रामर के पूरे मार्क्स आ गए। अब आपको पाठ्य पुस्तक से, अब ये जो चैप्टर है, ये पहला चैप्टर आपका, आप एक बार पढ़ लें। घर में हम 3 ही व्यक्ति रहते हैं, माँ, पिताजी और मैं।
पर पिताजी कहते हैं कि यह घर सराय बना हुआ है। सराय यानी कि जहाँ शोर शराबा होता है, आना जाना लगा होता है, एक तरह से पंचायत घर या धर्मशाला। हम तो यहाँ जैसे मेहमान हैं, घर के मालिक तो कोई दूसरे ही हैं। आंगन में आम का पेड़ है, तरह तरह के पक्षी इस पर डेरा डाले रहते हैं। जो भी पक्षी पहाड़ियों घाटियों से उतरता हुआ दिल्ली पहुँचता है, पिताजी कहते हैं वह सीधा हमारे घर पहुँच जाता है। जैसे हमारे घर का पता लिखवा कर लाया हूँ। यहाँ कभी कभी तोते पहुँच जाते हैं, तो कभी कौवे, कभी गौरैया। वह शोर मचता है कि कानों के पर्दे फट जाएं। पर लोग कहते हैं पक्षी गा रहे। भाई मैं जब सुनता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे कान का पर्दा फट जाए। और लोग कहते हैं कि पक्षी गा रहे हैं। घर के अंदर भी यही हाल है। बीसियों तो चूहे बसते हैं, रात भर एक कमरे से दूसरे कमरे में भागते फिरते हैं। धमा चौकड़ी मचती है कि हम ठीक तरह से सो भी नहीं पाते। तो पूरे दिन भर शोर शराबा है, रात को भी शोर शराबा है। अब यहाँ पे पहला प्रश्न है, सराय शब्द का समानार्थी। सराय, सराय यानी कि धर्मशाला, ये वाला आंसर है। गद्यांश के अनुसार पिताजी घर को सराय क्यों कहते थे? भाई घर को सराय कहने का मतलब घर की बनावट नहीं, घर में लेखक का परिवार मेहमान है नहीं, घर को पिताजी ने किराए पे लिया हुआ नहीं, बल्कि घर में विभिन्न पक्षी आते जाते रहते हैं। तो आपका घ ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद अगला प्रश्न है, गद्यांश के अनुसार पक्षियों को शोर मचाने को लोग क्या कहते हैं? तो पक्षियों के शोर मचाने को लोग कहते हैं पक्षी गा रहे हैं। धमा चौकड़ी मचाने का अभिप्राय, धमा चौकड़ी मतलब शोर करना, तो शोर मचाना होता है धमा चौकड़ी। ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्वेश्चन आंसर लिखने के लिए आएंगे। बूढ़ा चूहा अंगीठी के पीछे बैठना क्यों पसंद करता होगा? अपने अनुभव लिखेंगे। वह बूढ़ा चूहा बूढ़ा है, अंगीठी पर क्या होता है? आँच होती है, गर्म होती है। तो जो बूढ़ा है वह सोचता है कि मैं थोड़ा आग के नज़दीक में रहूँ ताकि मुझे गर्मी मिलती रहे, गर्माहट मिलती रहे। बस यही लिख देना आपने। हरिद्वार का समाचार लिखने में लेखक को क्या अनुभूति होती है? किसी प्रसिद्ध स्थान के अपने अनुभव को भी लिखेंगे। हरिद्वार का समाचार जब लिख रहे हैं तो उन्हें लगता है हरिद्वार शीतल है, बहुत अच्छा है, वहाँ पे बहुत सारे घाट हैं अलग अलग, है ना। तो क्या अनुभूति होती है? उन्हें शीतलता की, पाप और पुण्य का अनुभव होता है। किसी प्रसिद्ध स्थान, आप कहीं खास जगह गए हो तो आप अपने अनुभव भी इसमें ऐड कर सकते हैं। बाकी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप इस गर्मियों में, जो भी पीछे गर्मियों की छुट्टियाँ पड़ी थी, वहाँ उन गर्मियों में कहाँ घूमने गए थे। आगे देखो, अगला सवाल है, अनाथ वृद्धा के मृतप्राय होने के क्या कारण हो सकते हैं? भाई जो अनाथ वृद्धा थी वो एक तरह से मरी हुई सी थी। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो देखो गरीबी बहुत थी उनमें। दूसरा रीज़न था कि उनके वृद्धा के पति मर गए थे, उनका बेटा मर गया था, बहू मर गई थी, तो घर में कोई नहीं था, है ना, जिसके कारण वो एक तरह से मरी हुई सी रहती थी। अब यहाँ पे आपको 3-3 नंबर के सवाल हैं, 2 प्रश्न करने हैं, 3-3 नंबर के, थोड़ा बड़े लिखेंगे आप, है ना, इसलिए कम से कम 4-5 लाइन आपकी होनी चाहिए। हरिद्वार पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए कि हरिद्वार में कुसा एक प्रकार की घास की क्या विशेषता है? देखिए, सबसे पहले हरिद्वार की कुसा की बात करेंगे तो हरिद्वार में जो कुसा है, या जो सनातन धर्म में कुसा की पूजा की जाती है ना। कुसा जो है वो कई सारे धार्मिक कार्यों में भी काम आता है। जैसे संकल्प लेते हैं तो कुसा, श्राद्ध देते हैं तो कुसा का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे इस तरह से आप लिख सकते हैं बना के। अगला है, वृद्धा ने झोपड़ी से एक टोकरी भर मिट्टी लेने का क्या कारण बताया? और एक टोकरी भर मिट्टी पाठ के आधार पे आप वृद्धा की स्थिति आप बताएंगे, उनकी कैसी कंडीशन थी। सबसे पहले तो आप लिखेंगे एक टोकरी मिट्टी क्यों ली? क्योंकि उनकी पोती ने कहा था कि मुझे बाहर का नहीं खाना, मुझे अपने घर का ही खाना, तो चूल्हा बनाने के लिए घर से मिट्टी लाए थे। ठीक है। दूसरा ये है कि वृद्धा के घर की स्थिति बहुत ख़राब थी, खाने पीने की दिक्कत थी, टूटी फूटी झोपड़ी थी, उस झोपड़ी में वृद्धा के अलावा उसकी पोती थी, बाकी कोई नहीं था। तो ये आप लिख देंगे बना करके।
क्या आपको लगता है कि पशु पक्षी भी मनुष्यों के समान परिवार और घर का महत्व समझते हैं? बिल्कुल समझते हैं। आपने लॉजिक के साथ आंसर देना है। देखो, इंसानों की तरह पशु पक्षी जीव जंतु भी प्राण रखते हैं, तो उन्हें भी परिवार लगता है। भाई अपनी घोंसले में जाना, पशु जो पक्षी चिड़िया होती है वो दिन भर जहाँ भी घूमे, रात को अपने घोंसले में आती है। जो भी जानवर हैं वो दिन भर इधर उधर घूमे, लेकिन उनका क्या कि अपना परिवार और वो घर भी समझते हैं कि हमारा घर है, तो जानवर भी अपने परिवार को समझते हैं। अब अगला 7वां प्रश्न है, ये ऊपर आपने एक गद्यांश के आंसर दिए थे, अब आपको काव्य के आंसर देने। वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, जो जीवित जोश जगा न सका, उस जीवन में कुछ सार नहीं। तो ये कविता है और इस कविता से आपको जो हमारे स्वदेश है उस वो वाली कविता है। अब यहाँ पे कुछ प्रश्न हैं। पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय इस पद्यांश का मुख्य भाव है? तो पद्यांश का मुख्य भाव स्वदेश प्रेम। पद्यांश के अनुसार हृदय के पत्थर होने से क्या तात्पर्य है? हृदय नहीं, पत्थर है। क्यों? क्योंकि इसमें भाव नहीं है, फीलिंग नहीं है। अगला देखो, पद्यांश के अनुसार कवि ने किस प्रकार के जीवन को सार गर्भित कहा है? कैसा जीवन जो सार गर्भित हो? तो यहाँ पे आप देखोगे जो उत्साहित कर दे, है ना, तो उत्साहित कर दे वही जीवन सार गर्भित है, वही जीवन अच्छा है जो हमें जोश से भर दे। और अगला प्रश्न है, पद्यांश के अनुसार जिसने संसार का साथ नहीं दिया, संसार उसके साथ कैसा व्यवहार करता है? तो जिसने संसार का साथ नहीं दिया, संसार उसका साथ नहीं देती, यानी कि ग ऑप्शन आपका करेक्ट है। आगे देखो, अब ये पद्य खंड से आपको प्रश्न पूछे जा रहे हैं। 2 प्रश्न होंगे, 2-2 नंबर के होंगे। देश प्रेम से आप क्या समझते हैं? देश प्रेम कविता के आधार पे बताओ। भाई देश से प्रेम करना देश प्रेम कहलाता है। अपने देश की संपत्ति को नुकसान न पहुंचाना, उसकी देखभाल करना, तो ये सारा आप देशभक्ति के आधार पे आप लिख दो। कविता में सपनों के बड़े होने की बात कही है। आपके अनुसार बड़े सपने कौन से हो सकते हैं? तो देखिए, सपने बड़े देखो, हमेशा बड़े देखो। बड़े का मतलब ये नहीं कि वो आकार में बड़ा हो, भाई हाथी जैसा बड़ा हो या घर में भगोने जैसा बड़ा हो, नहीं। बड़े का मतलब है कि हमें बहुत बड़ा आदमी बनना है ना। तो आपके अनुसार बड़े सपने कौन देख सकते हैं? तो भी देखो, सपने तो कोई भी देख सकता है ना। आप भी देख सकते हो, हम भी देख सकते हैं। ज़रूरत है तो उस सपने को पूरा करने की। आगे, हमारे विचारों और कार्यों पर संगति का क्या प्रभाव पड़ता है? कबीर के दोहे के अनुसार बताओ कि संगति का हमारे भावों पर, हमारे विचारों पर, हमारी बोलनी पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, सीधी सी बात है, संगति है ना, कहते हैं सत्संगति। तो हमेशा अच्छी संगति करें। अच्छी संगति करेंगे तो आपके विचार अच्छे होंगे, आपके काम अच्छे होंगे, आपकी तारीफ अच्छी होगी। वही अगर आप गलत संगत में पड़ गए तो आपके विचार खराब हो जाएंगे, आपके काम खराब हो जाएंगे और आपका जीवन भी खराब हो जाएगा, है ना। इसलिए आप अच्छी संगति रखें, अच्छे लोगों के साथ रहें। अब अगला जो प्रश्न है वो है, वीडियो लाइक नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा। 2 प्रश्नों के उत्तर देने, 3-3 नंबर का, थोड़ा बड़ा आंसर होना चाहिए। पाठ कबीर के दोहे के अनुसार मधुर वचन बोलने वाले के क्या लाभ हैं? भाई देखो, मीठा बोलेंगे तो सब आपके दोस्त बन जाएंगे। मीठा बोलोगे तो आपकी किसी से लड़ाई नहीं होगी। मीठा जो है, मीठा बोलना दवाई के समान है। और जब हम किसी मरीज को, बीमार इंसान को दवा देते हैं तो वो जिंदा हो जाता है ना। तो जो मधुर वचन, जो मीठे बोल हैं, वो भी दवाई के समान है। यदि आपको आशीर्वाद देने का अवसर मिले तो आप किसको क्या आशीर्वाद देंगे और क्यों? भाई आप बड़े हो, आपको किसी को आशीर्वाद देना है। देखिए, नॉर्मली आशीर्वाद कौन देते हैं? हम बड़े देते हैं। आपको आशीर्वाद देना पड़ रहा है, आप दे रहे हैं, तो आप किसे क्या देंगे? तो ये आप अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे। जैसे मैं अगर आशीर्वाद देता हूँ तो मैं देता हूँ खुश रहो। भाई देखो, आदमी खुश रहेगा तो ज़िंदगी में कुछ भी कर पाएगा, है ना। सब कुछ कर सकता है खुश रहने पर। तो मैं तो उसे इसीलिए लेता हूँ क्योंकि जब सब खुश रहेंगे तो हमारा देश स्वस्थ रहेगा। अगला
हैं कविता स्वदेश के अनुसार लिखिए कि आप अपने देश के लिए क्या 3 कार्य करना चाहेंगे। वह देश के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले देश को साफ़ सुथरा रखेंगे, बड़े होकर आर्मी मिलिट्री में जाएंगे, फोर्स में जाएंगे, देश की सेवा करेंगे, हम सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो ये देश स्वदेश प्रेम ही है। अब आपको देखना है रचनात्मक लेखन। देखिए रचनात्मक लेखन में, तो रचनात्मक लेखन में जो पहला सवाल आएगा वो आएगा आपके लिए पत्र लेखन। तो पत्र लिखने का फॉर्मेट आप काफ़ी टाइम पहले से जान रहे हो। देखो यहाँ पे क्या है कि 10वां प्रश्न है कि आप कुमुद या कुणाल है, आपका नाम या तो कुमुद है या कुणाल है, अपने जन्मदिन मनाने का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखेंगे। भाई आपका जन्मदिन आ रहा है, अब अपने दोस्त को पत्र लिखना है, अपने दोस्त को पत्र लिखेंगे। सबसे पहले तो दोस्त को बुलाएं आप, फिर आप लिखें कि मैं अपने जन्मदिन पर ये मना रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, हम ये खाएंगे, वहाँ जाएंगे। तो अपने जन्मदिन मनाने का वर्णन करना है और अपने दोस्त को पत्र लिखना। प्रिय मित्र, जो भी दोस्त है आपका, अब आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा, वीडियो को रोक करके, है ना। आगे देखो कि आप अमृत हैं या अमित, या तो ऊपर वाला लिखेंगे या नीचे वाला। अपने मोहल्ले की नियमित साफ सफाई के लिए नगर निगम अधिकारी को पत्र लिखना है। भाई आपके आसपास में नगर निगम अधिकारी है, आपका मोहल्ला गंदा रहता है, कूड़ा करकट पड़ा होता है, तो आप उन्हें लिखेंगे सेवा में श्रीमान नगर निगम अधिकारी दिल्ली, जो भी एड्रेस लिखेंगे और फिर विषय लिखेंगे सफाई करने के संदर्भ में। फिर आप लिख दें उनको कि महोदय सविनय निवेदन इस प्रकार है कि हमारे आसपास गली में बहुत ज़्यादा कूड़ा पड़ा होता है, कोई सफाई करने के लिए नहीं आता है, कृपया आप अपनी व्यवस्था बनाइए और सफाई कर्मचारी को भेजिए। ठीक है। आगे आपको एक अनुच्छेद लिखना है। तो देखो 2 पत्र, 2 में से 1 लिखेंगे। अनुच्छेद में आपका क्या है, आपको 3 अनुच्छेद हैं यहाँ पे। देखो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। यस, ये 3 ये संकेत बिंदु हैं। देखिए पहला टॉपिक आपके पास पुस्तकालय का महत्व। अब देखो ये आपका पहला टॉपिक है। पहले टॉपिक में आपको ये सारे लिखने हैं। पुस्तकालय का महत्व आपका टॉपिक हो गया। फिर आप इसमें ऐड करेंगे ज्ञान का भंडार, पढ़ने की अच्छी आदत और ज्ञान में वृद्धि। ये आप पुस्तकालय के महत्व लिखें तो उसके अंदर आपको इनको इंक्लूड करना है। 1 पेज का होगा। दूसरा, करे योग रहे निरोग। अब योग वाले अनुच्छेद में अगर आप ये वाला करना चाहेंगे तो आपने ये 3 पॉइंट लिखने हैं। कौन कौन से? पहला, स्वस्थ शरीर, मानसिक शांति और तनाव से रहित। अगर आप योग करते हैं, निरोग रहते हैं, तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, आप मानसिक शांति, सुकून रहेगा, तनाव, टेंशन नहीं रहेगी, कूल रहोगे, एंजॉय करोगे लाइफ को। इस तरह से आप बना के लिख दें। यह तीसरा है भविष्य का भारत। भाई शिक्षित भारत हमारा तकनीकी प्रगति कर रहा है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, स्वच्छ और विकसित देश है, भाई साफ सफाई रहती है, विकास कर रहा है हमारा देश, तो आगे आगे बढ़ रहा। ठीक है। तो ये आपके पास पेपर है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कितना आसान लगा, कितना कठिन लगा। और हमारे चैनल पे सारे जो वीडियोज़ हैं चैप्टर वाइज वो वीडियो डालिए, आप जा कर के ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। अगर आपको कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आता है, नहीं मिलता, तो मुझे आप व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको पर्सनली सेंड कर दूंगा। इंस्टाग्राम आईडी और व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। बाकी और किस सब्जेक्ट का आपको पेपर चाहिए मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपको किस सब्जेक्ट का पेपर मैं ला के दूँ ताकि आप उसकी तैयारी कर सको। आप मुझे कमेंट करके बताना कि 60 नंबर में आपको कितने नंबर मिल जाएंगे इस पेपर में। ठीक है। तो राइटिंग आपकी सुंदर होनी चाहिए। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।